गया। नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी ले लिया सुबह सुबह आते। हाँ जी, बहुत अच्छा बात है। चलो क्या पढ़ रहे बता दो फिर। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में हमारा क्या चल रहा है मेरे बच्चे? मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या चल रहा है मेरे बच्चे? हाँ जी, भारत पर अरबों का आक्रमण। तो इसमें जो है हम क्या पढ़ लिया हमने? इस्लाम धर्म पढ़ लिया और एक है महमूद गजनी पढ़ लिया, मोहम्मद बिन कासिम पढ़ लिया। हाँ जी, मोहम्मद बिन कासिम पढ़ लिया। पहला आक्रमणकारी था। एग्जाम में क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट है, सीधा ही क्वेश्चन आया है भाई। पहला अरब आक्रमणकारी जो कौन था? महमूद बिन कासिम था। उसके बाद पहला तुर्की आक्रमण पूछे तो कौन था? हाँ जी, महमूद गजनवी था। तुर्की आक्रमण, ये तुर्क था मतलब। तो उसके बाद जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? मोहम्मद गोरी पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? मोहम्मद गोरी पढ़ेंगे। हम ना जो मोहम्मद गोरी पढ़ेंगे ना, सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे जो इंडिया जीके के लिए है। मैं तुम्हें हरियाणा जीके में तुम पढ़ते हो, उसमें थोड़े से कुछ क्वेश्चन अलग पढ़ते हो। जैसे कल क्वेश्चन आया था, कल तुम्हारा टेस्ट हुआ था तो उसमें क्वेश्चन थे, तो मैं कोई बात नहीं, क्लियर कर दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु उससे क्वेश्चन बनते हैं मेरे बच्चे। ये हरियाणा जीके में अलग डीपली पढ़ते हैं, थोड़ा सा इंडिया जीके का थोड़ा सा लेवल है ना। हम बड़े तौर पे, जैसे कल मैंने तुम्हें करवाया, मोहम्मद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? 17 बार किया था। ये हमें कौन सा इतिहासकार बताता है? सर हेनरी बताता है, जो इलियट था वो बताता है। उसके बारे में जो हमें बताता है, 17 बार हमने मेन जो उसके कर लिए थे। तो उसमें कल जो तुम्हारा क्वेश्चन था, मोहम्मद गजनी ने 17 आक्रमण किया, तो उन्होंने एक हरियाणा अगर पंजाब से हटते ही हरियाणा आ जाता है, तो उन्होंने हरियाणा के क्षेत्र में जो है कौन से स्थान पे किया था? थानेसर स्थान पे। कौन से पे किया था? थानेसर स्थान। तो कल वाला क्लियर कर रही हूँ, एक बार तो लिखना नहीं है, समझना है। थानेश्वर बोलते हैं मेरे बच्चे इसको, थानेश्वर, ऐसे थानेश्वर, थानेश्वर ही लिखाता है, थानेश्वर भी लिखाता है, ठीक है, तुम्हें कंफ्यूजिंग नहीं होनी, एक सेम ही नाम है। इसी थानेश्वर को क्या कहते हैं? क्या, कहाँ का स्थान है ये? कुरुक्षेत्र का मेरे बच्चों। कुरुक्षेत्र वाला जो एरिया क्षेत्र था, उससे पहले जो है इस थानेश्वर का जिक्र करता है, ना कि कुरुक्षेत्र का जिक्र करता है, याद रखना। जो तो ये बताया जाता है भी कुरुक्षेत्र का पुराना नाम क्या था? स्थानेश्वर था। स्थानेश्वर भी बोला जाता है, थानेश्वर स्थानेश्वर एक ही है दोनों। ये वही है हर्षवर्धन की, जिन्होंने क्या थी? पहली राजधानी थी। किसकी थी थानेश्वर पहली राजधानी? हर्षवर्धन की थी। किसकी थी? हर्षवर्धन की। और दूसरी राजधानी हम कनौज की पढ़ते हैं। तो ये सारा मिक्स सा हो जाता है, तुम सारे साथ साथ जोड़ के पढ़ते हो तो तुम्हें हिस्ट्री मुश्किलें नहीं लगेगी। दूसरा है मेरे बच्चे, यहां से वो जो मैंने तुम्हें थोड़ा सा संकेत तो दे दिया था, परंतु प्रॉपर नहीं बताया था। उसमें था क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ऐसे था भी, वो स्थानेश्वर जो है, स्थानेश्वर पर है आक्रमण कब करता है? कौन? मोहम्मद गजनी। तो उसमें 1014 लिखा था, एक 1092 लिखा था, एक 1063 लिखा था, एक ऑप्शन और था, अलग ही था ना। कि मैंने तुम्हें इतना, सुनो,
मेरे बच्चे कॉमन सेंस मैंने वहां तुम्हें बोली गई थी मैं भी, तुम्हारी अब कॉमन सेंस काम करेगी। कॉमन सेंस कैसे काम करेगी, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया था मेरे बच्चे भी मोहम्मद जो गजनी आक्रमण करता है वो 1000 से लेके 1027 तक करता है। इसमें देख लेना, अगर तुम्हें सपोज करो नहीं भी पढ़ रखा और तुम्हें इतना ही पता है भी मोहम्मद जो गजनी आक्रमण करता है भारत पर 17 बार, वो 1000 से 1027 के बीच करता है, 17 बार करता है। कुछ मैंने लिखा दिए थे तुम्हें, वो मैंने लिखाए थे इंडिया जीके के तौर पे। यहाँ तुम हरियाणा जीके में पढ़ोगे तो वहां पूरा तुम्हें नहीं बताएगा। हरियाणा जीके में जब मोहम्मद गजनी का जिक्र करोगे ना तो वहां सर तुम्हें पूरा नहीं बताएगा। सर वहां जो हरियाणा में जो घटना हुई उसी के बारे में बताएंगे। तो वहां सर 1014 वाला जरूर बताएंगे। मैंने तुम्हें 1027 के बीच में जो मेन हुए थे हमने पहला पढ़ा, दूसरा भी देख लिया था, छठा देख लिया था, उसके बाद 8वां देखा, 12वां देखा, 13वां देखा और 16वां देखा और 17वां देख लिया। तो कुछ बताए थे वो इंडिया लेवल पे थे। अगर तुमने मान लो सपोज मैंने तुम्हें कॉमन सेंस के ऐसे बताया, कॉमन सेंस ऐसे काम करती है भी, तुम्हें प्रॉपर पता है भी 1000 से 1027 के बीच किया है, तो इसमें तीनों ऑप्शन हट रहे थे, एक ही ऑप्शन था मेरे बच्चे 1014 वाला, तुम निकाल सकते। अब तुम्हें पता चल गया ना कॉमन सेंस कैसे काम करते हैं। हाँ ऐसे करती है। तो अगर तुम्हें मैं हमेशा कहती हूँ 50-60% ही याद रखा जाता है मेरे बच्चे, 100 के 100 कोई नहीं रख सकता, टीचर भी नहीं रख सकता, मैं भी भूल जाती हूँ कई बार। तो मैंने कल वो क्वेश्चन देखा तो मैंने ऑप्शन भी देखे सारे, हो सकता भी 1014 ना हो, तो मैंने सारे ऑप्शन देखे, फिर 3 निकल रहे थे तो 14 कन्फर्म हो गया भी, ये पक्का श्योर है ये। तो वैसे ही तुम्हारी भी कॉमन सेंस से काम करनी चाहिए। तो ऐसे कैसे निकालते हैं। दूसरा मेरे बच्चे उसमें मैं एक बताना चाहूंगी, जैसे टेस्ट आएगा उसमें करा दूंगी, एक था संगम वाला था, संगम से मैंने तमिल वाला तुम्हें कराया, तो उसमें 3 स्थान 3 दे रखे थे। एक जो है मैं लिखना चाहूंगी, मेरे को प्रॉपर तो ध्यान नहीं है परंतु मेरे पास है, बलार कुछ दिया था, एक बलार था, एक ऊ से कुछ था, मेरे को ध्यान नहीं है, प्रॉपर नाम ध्यान नहीं है क्योंकि इसका मेन जो आंसर था ना वो ध्यान है मेरे को। उसमें पूछ रखा था जो है संगम साहित्य में तमिल क्षेत्र में जो बड़े जो मजदूर थे, बड़े किसान थे, बड़े भूमिकर थे, उनको क्या कहा जाता था, तो बेलार कहा जाता था। तो वो मैं तीनों करवा दूंगी तुम्हारे, जैसे तुम्हारे टेस्ट मिलेंगे तुम्हें, मैं चेक आज तो नहीं मंडे को दे दूंगी पक्का, तो उस दिन दूंगी ना तो वो सारे करा दूंगी। तो मेरे बच्चे मैंने तुम्हें ये कहा है भी कुछ एक चीजें होती है मेरे बच्चों की पॉइंट नहीं बताए जाते, तो वो कैसे तुम्हें इसलिए कहा जाता है भी तुम PYQ लगाया करो, तो उससे छोटे छोटे क्वेश्चन तुम्हारे निकल जाते हैं। जैसे ये बेलार वाला हो गया, तो यहाँ बड़े किसान बड़े भूमिकर आ जाएंगे, उसमें 3 दे रखे, मैं तीनों ही करवा दूंगी। बीच वाला जो है उसमें ऑप्शन था ना सेकंड वाला, वो मध्य वाले थे, कुछ छोटे किसान थे, और जो पहला आंसर था ना उसमें जो है दास जो है क्या थे, मजदूर थे, उसमें मजदूर आ जाएगा। तो वहां तुम्हारा ये भी हो जाएगा। अब तुम्हें ये क्या करना है, पेपर लेके जहां तुमने लिख रखा है तमिल साहित्य वहां उसमें ऐड करना है। ऐसे बनेंगे तुम्हारे नोट्स। मैं तुम्हें ये समझाने के लिए बता रही हूँ भी मेन पॉइंट क्या पता मैं बाद में जब बताऊं तब भूल जाऊं, तो तुम ऐड कर लेना उमा, ठीक है। अरे क्लियर, चलो मेरे बच्चे, तो उससे कुछ है और एक क्वेश्चन, एक मिनट मेरे बच्चे, तो ये ध्यान रह जाएगा, एक क्वेश्चन और था शायद मैं नहीं पढ़ा, मैंने चेक नहीं किया, तो याद रह जाएगा ना। चलो अब बताओ भाई, जो महमूद गजनी ने जो है इससे पहले इसके पिताजी कौन थे, इसके पिताजी का नाम क्या था, सबुद्दीन था। गजनी के पिताजी जो सबुद्दीन थे, इन्होंने पहला जो है किस पे आक्रमण किया था, पहला आक्रमण कहाँ किया था, पंजाब के क्षेत्र पर किया था। तो कब किया, 977 ईस्वी में किया था, और जो कहाँ किया था, पंजाब वाले क्षेत्र में किया था। और वहाँ के जो उस टाइम जो है कौन थे, जो शासक कौन थे, जयपाल थे। उसके बाद गजनी करता है पंजाब के, क्योंकि उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो गजनी जो है गजनी का शासक बन जाता है, गजनवी है ये याद रखना, जो है महमूद गजनी। ये फिर जो आक्रमण करता है पंजाब वाला क्षेत्र जो है 2 बार आक्रमण करता है, जयचंद आत्महत्या कर लेता है। अब वो उसको गिले ना हुई भी मैं मेरे क्षेत्र की रक्षा नहीं कर पाया। उसके बाद जो है जो ये थानेश्वर पर आक्रमण करता है ना, तो ये मंदिर पर ही करता है। वहाँ जो है एक विष्णु भगवान का मंदिर है मेरे बच्चे, याद रखना। तुम्हें हरियाणा जी के पढ़ाएंगे ना, मैं ये बता देती हूँ, तुम्हें हरियाणा जी के पढ़ाएंगे ना सर बताएंगे,
शायद तो बता ही दिया है, नहीं तो और आ जाएगा रिपीट होके, जो क्लास होगी है तो कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगी। तो वहाँ ये विष्णु भगवान का मंदिर होगा। मैंने कहा हमेशा इनका टारगेट रहता था मंदिरों पे, क्योंकि मंदिरों में चढ़ावा ज्यादा आता था। तो वहाँ विष्णु भगवान की ये फोटो जो है उसको तोड़ के ले जाएगा और वहाँ अपनी मस्जिद में जो है चिनवा देगा, सीढ़ियों में चिनवा देगा। तो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, बताइए। अब हमें जो है गजनी के बारे में कल हो गए थे, 2 दिन इसकी क्लास चली, इसके बारे में अब ज्यादा नहीं पढ़ेगी। अब मेरे बच्चे थोड़ा सा मैं मोहम्मद गोरी के बारे में बता देती हूँ, फिर पॉइंट टू पॉइंट लिख लेंगे। इसका लगभग तुमने जो है कहाँ सुन रखा है, हरियाणा जीके में पढ़ ही रखा होगा। किसके बारे में? मोहम्मद गोरी। तो इसका जो है मेरे बच्चे, ये मोहम्मद जो गोरी है ये शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी है। और ये जो गोरी गोर का राजा है, ये कहाँ का है? गोर का राजा है। तुम्हें अभी लिखना नहीं है, मैं पॉइंट लिखा हूं तभी लिखना है, अभी तुम्हें समझना है। मैं 5-10 मिनट में बच्चे और आ जाएंगे तब पॉइंट टू पॉइंट लिख लेंगे। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा मैं ये समझा देती हूँ तुम्हें, बना लेते हैं हम भारत का मानचित्र बना लेते हैं। एक ये तो सीखना ही पड़ेगा, मेरे को तो आता बहुत ही कम है। थोड़ा सा बना लेती हूँ, इसको छोटा कर लेंगे। ऐसा कुछ बन जाता है मेरे बच्चे, थोड़ा सा बन गया, मान लो भारत का बना दिया, सीख जाऊंगी मैं। मेरे को ये लो पूरा बना दिया, ठीक है, बन गया ना। अरे यहाँ तो भर लो, झूठी भी भर लो, वैसे भी तुम झूठी भर जाते हो। हाँ तो मेरे वाले में क्या दिक्कत है तुम्हें? ये जो भी है ठीक है, तुम्हें फीलिंग तो आ रही है अभी भारत का है ये। चलो तो मेरे बच्चे यहाँ जो है ये तो सभी को पता है, भारत पता ना। इसके साइड जो है यहाँ क्या है? पाकिस्तान है। यहाँ जो अब हम जिक्र करेंगे मुल्तान होगा मेरे बच्चे, मुल्तान। यहाँ अफगानिस्तान होगा। पाकिस्तान तो बाद में नाम दिया ना, जब अलग हो गया तो पाक वाला क्षेत्र है, उसके बाद क्या है? अफगानिस्तान है। और उसके बाद है मेरे बच्चों गोर है, यहाँ गोर क्षेत्र पड़ता है, यहाँ ईरान इराक वो वाला, उसमें गोर जैसे हम यहाँ मस पढ़ते हैं ना, वहाँ गोर मस था, उसका ही मोहम्मद गोरी। तो वहां से ये आता है, गोर से आता है, कौन आता है? मोहम्मद गोरी आता है। तो मेरे बच्चे ये जो है मान लो गोर से आता है, तो ये पहले मुल्तान को जीतता है। पहला जो इनका आक्रमण होगा वो मुल्तान को जीतेगा, क्योंकि उस टाइम हमारा हिस्सा ही था मुल्तान, पाकिस्तान वाला एरिया है उसको मुल्तान क्षेत्र जो है वहां का, वो हमारा क्या था? हिस्सा था। ये तो 1947 के बाद पाकिस्तान अलग हुआ ना, तो पहले हमारा क्या, कौन से क्षेत्र को जीतता है? तो तुम्हें यहाँ तुम ये नहीं देखोगे ये पाकिस्तान वाला है, तो ये भारतीय क्षेत्र को जीतता है। पहले किसको जीतता है? मुल्तान को। ये 1178 का आक्रमण होगा, पहला आक्रमण होगा, ठीक है, पहला। यहाँ क्या होगा मेरे बच्चे? मुल्तान को ये जीत के जाएगा, यह जो है यहाँ से क्या हो जाएगा? ये पराजित हो जाएगा, फिर मुल्तान को ये जीत ही लेगा। बाद में कौन जीतेगा? मोहम्मद गोरी जीतेगा। इसका जो उद्देश्य होगा वो साम्राज्य का विस्तार होगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? साम्राज्य का विस्तार करना होगा। वहां हमने पढ़ा जो है गजनी का उद्देश्य क्या था? धन लूटना, उसका साम्राज्य का विस्तार से कोई ताल्लुक नहीं था। ये यहाँ मुसलमान जो है, यहाँ मुस्लिम धर्म का जो है विस्तार है करेगा, ये मुल्तान को जीत लेगा 1178 ईस्वी में। तो याद रखना मेरे बच्चे, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये मुल्तान को क्या कर लेगा? जीत लेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करें मेरे बच्चे, पहले तुम्हें समझना है, अगर तुम ये वाला एरिया जो है बात करो, ये जो है यहाँ याद रखना है अजमेर है, अजमेर है। और यहाँ जो है आसपास यहाँ क्या है? दिल्ली है। क्या है? दिल्ली है। दिल्ली है भारत जो है, हरियाणा दिल्ली का क्षेत्र है, यूपी है वही दिल्ली का ही, हमारे हरियाणा पहले यूपी का ही भाग था। उसके बाद एक अगर बात करो, हमने पढ़ा था प्राचीन भारत करके आए, यहाँ कौन सा था मेरे बच्चे? कोई बच्चा बताएगा क्या था? यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र वाला कुछ एरिया है, कोई बच्चा बताएगा यहाँ कौन सा बस था? कौन सा बस था? चलो बताओ, तुम सोच के सोचो, प्राचीन भारत को मैं साथ जोड़ दूंगी इसके, वही है राष्ट्रकूट था। वेरी गुड भी, पहले कौन सा था? राष्ट्रकूट वंश था। कौन सा था? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश पे मेरे बच्चे कौन राज करता है? इस पे राज कौन कर लेता है?
चालुक्य वंश कर लेता, कल्याणी चालुक्य याद हो तो तुम्हें, कौन सा मेरे बच्चे, कल्याणी चालुक्य, बस याद आ गया मेरे बच्चे कुछ, अरे याद आया, तो यहाँ कल्याणी चालुक्य आ जाता है। अब मैंने तुम्हें थोड़ा सा, कल हमने जिक्र किया भी गजनी जैसे ही गुजरात वाले एरिया पे यह करता है, अटैक करता है, कौन से मंदिर पे करता है, सोमनाथ मंदिर पे, कौन करता है, गजनी करता है, कब करता है, 1025 में बच्चे, 27 में तो लास्ट होगा ना उसका, 1025 में होगा, 16वां जो कर देगा, ठीक है, उसको और इसको साथ जोड़ रही हूँ। वहां 1000 की बात चल रही है, तभी वहां क्या था, कल्याणी चालुक्य वंश था। वहां मैंने तुम्हें बताया उस टाइम शासक कौन था, भीमदेव प्रथम था। क्या बताया, प्रथम था। यही जो है गुजरात वाले क्षेत्र पे ही आक्रमण करेगा, कौन करेगा, मोहम्मद गोरी करेगा। उसके बाद जो यहाँ का राजा होगा वो भीमदेव सेकंड होगा, भीमदेव सेकंड होगा, भीमदेव सेकंड होगा। इसकी माँ भी इसके साथ होगी, एक है नायक देवी नाम की है, उसकी माँ है, किसकी माँ है, भीमदेव सेकंड की, नायक देवी। नायक देवी से तुम्हें क्वेश्चन नहीं आएगा, भीमदेव सेकंड से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि उसकी माँ भी एक बहादुर लेडी थी, वो उसका सपोर्ट करती है। इतना क्लियर मेरे बच्चे। उसके बाद अगर बात करो तो ये जो क्षेत्र था मेरे बच्चों, हम पढ़ते यानी सबसे ज्यादा महमूद गोरी का जो भारत पे जो आक्रमण करने का औचित्य था वो मध्य एशिया में, क्योंकि कनौज क्षेत्र बहुत चरम सीमा पे उभर रहा था। तो कौन सा क्षेत्र है मेरे बच्चे, यहाँ कनौज, कनौज, ये कनौज क्षेत्र है जो सबके लेके पहले 3 इसमें जो है वंश भिड़ते रहे, एक राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश और पाल वंश, जो इस कनौज क्षेत्र को लेके हमेशा कौन सा चलता रहता, संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहता था। ये कनौज क्षेत्र में कुछ खास था तभी चलता रहता होगा, अरे हम मान सकते हैं ना। तो वही जो है मोहम्मद गोरी की निगाह भी इस कनौज क्षेत्र पर थी। यहाँ का जो राजा था मेरे बच्चे वो जयचंद था, जयचंद जो इसमें मेन पात्र होगा। मेन पात्र तो यहाँ जो क्षेत्र था चौहान वंश था, यहाँ अजमेर और दिल्ली वाले क्षेत्र पर कौन सा वंश था, चौहान वंश था, चौहान वंश था। चौहान वंश का जो राजा होगा वो पृथ्वीराज चौहान की बात करेंगे फिलहाल तो, पृथ्वीराज चौहान में। और यहाँ जो है ये जयचंद होगा मेरे बच्चों कनौज का, ये जो है एक गढ़वाल जो है बस होगा, उसका राजा जयचंद होगा। इन्हीं पे उनकी सारी कहानी, वो पूरी मोहम्मद गोरी की कहानी समाप्त हो जाएगी, ये ध्यान रखना है बच्चे। क्लियर मेरे बच्चे, अरे क्लियर है। चल अब तुम्हें ध्यान रखना, मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन शायद ही गलत करवा दिया, कोई बात नहीं, अभी तक हम लिख रहे नहीं, पीछे मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये मैंने आगे पीछे करा दिया, ठीक है। यहाँ 75 करना है और यहाँ जो आप करेगा वो 78 का करेगा, ठीक है। कुछ की पॉइंट होते हैं मेरे बच्चे दिमाग से निकल गए मेरे, चलो मैं बता देती हूँ। अब ये सारा समझ में आया, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, तुम्हें इस कहानी के तरीके से हम पढ़ेंगे, फिर पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, सारी कहानी तो यही समाप्त हो जाएगी इसी से, ठीक है। गौर आता है, गौर कहाँ का है, गौर क्षेत्र का ही है, गौर वंश का है, कौन है, मोहम्मद गोरी है, ठीक है। उसके पिता का नाम है मेरे बच्चे जो है कौन है, सहबुद्दीन, उसके पिताजी का नाम है कुतुबुद्दीन हसन। किसके, मोहम्मद गोरी के पिता का नाम क्या है, कुतुबुद्दीन हसन है। अब कुतुबुद्दीन एक आगे भी आएगा, जब मोहम्मद गोरी जाएगा ना, मृत्यु हो जाएगी 1206 में मोहम्मद गोरी की, तो वो जाएगा ना तो अपना एक कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ छोड़ के जाएगा, वो एक गुलाम होगा, उसका एक दास होगा, कुछ एक जो 1000 दिनार में खरीदा होगा। ये तुम यहाँ तो मैं जितना तुम्हें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे हम गुलाम बस में पढ़ेंगे, यहाँ तो मैं की पॉइंट ही पढ़ाऊंगी भी यहाँ तो, क्योंकि वो एक अपना गुलाम छोड़ के जाएगा। जैसे ही मैंने तुम्हें बताया था भी दिल्ली सल्तनत काल पढ़ेंगे ना, वहां पहला ही बस है गुलाम बस, वो इसी का जो है क्या होगा, एक दास होगा, नौकर होगा, जो इसका खरीदा हुआ एक है दास जो है वो गुलाम बस की नींव रखेगा, ठीक है। वहां छोड़ते हैं, पहले यहाँ आ जाते हैं। गौर जो है इसके पिता, जो मोहम्मद गोरी के पिता का क्या नाम बताया मैंने, कुतुबुद्दीन हसन है, ठीक है।
तो उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके कहते हैं भी 6 बेटे थे, तो उनमें मोहम्मद गोरी जो था वो खुसर था, तो उन्होंने जो है उस पर शासन किया, अपना राजपाट शुरू किया। फिर गौर को ना हमेशा मोहम्मद गोरी को रहता था भी मेरे को अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, और वो भी मध्य एशिया तक अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। तो जैसे गौर आक्रमण करेगा, मुल्तान पर आक्रमण करेगा, पहला आक्रमण होगा वो किस पे होगा, मुल्तान पर होगा। मुल्तान पर आक्रमण करेगा ना तो ये आक्रमण वो जीत जाएगा, 1175 में करेगा। मुल्तान पर आक्रमण होगा वो 1175 का आक्रमण होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो मुल्तान को जीतता है, बाद में नेक्स्ट दूसरा उसका जो है आक्रमण होगा वो कहाँ वाले क्षेत्र पर होगा, इस वाले क्षेत्र में होगा जो गुजरात वाला क्षेत्र है। गुजरात में वो अपना भारत का प्रथम होगा। अब याद रखना, ये मुल्तान तो पाकिस्तान में आ गया ना, और जो है भारत का प्रथम होगा वो कौन सा होगा, गुजरात वाले क्षेत्र में कौन सा वंश होगा, वहां चालुक्य वंश होगा। मैंने राष्ट्रकूट तो इसलिए लिखा है यहाँ क्योंकि पहले कौन सा वंश था, राष्ट्रकूट वंश था। राष्ट्रकूट वंश को हरा के फिर चालुक्य वंश अपने कल्याणी वंश साम्राज्य की स्थापना करता है, ठीक है। मैंने पीछे वाला बताया तुम्हें। यहाँ चालुक्य वंश का अगर बात करें मेरे बच्चे, तुम पीछे थोड़ा सा जाओ तो गजनी जो था, गजनी ने आक्रमण किया 1025 में, जो 16वां आक्रमण था। तो उस टाइम जो है वहां भी चालुक्य वंश था। कौन था, भीम देव प्रथम था, सोमनाथ का मंदिर था, ठीक है। यहाँ फिर वो इस वंश पे आक्रमण करता है। भीमदेव सेकंड जो है क्या कर देता है, मोहम्मद गोरी को पराजय कर देता है, उसको विजयी नहीं होने देता, हरा देता है। मोहम्मद गोरी गौर वापिस चला जाता है, ठीक है। यहाँ कौन हरा देता है, यहाँ मोहम्मद गोरी को जो पहला जो हराने वाला व्यक्ति होगा वो भीमदेव सेकंड होगा, याद रखना। और जो है उसमें भीमदेव प्रथम था, गजनी को नहीं हरा पाता। अब गजनी, मोहम्मद गजनी और तुम्हें गोरी वहां एक जैसे ही दिखेंगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना, वहां तुम्हें समझ में नहीं आया, क्वेश्चन तुम्हें 2-3 बार पढ़ना होगा, क्योंकि भीमदेव सेकंड भी होगा, कई बार भीमदेव प्रथम भी होगा, तो वो क्वेश्चन तुमसे 2 बार से पूछेगा। दोनों क्वेश्चन बनते हैं भी, जो है मोहम्मद गोरी को तो हराता है, भीमदेव सेकंड हराता है, और जो है गजनी आक्रमण करता है ना 16वां आक्रमण, तब भीमदेव प्रथम था, हरा नहीं पाता वो उसको, वहां जो है वो लूट के ले जाता है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ जो है वो हार के वापिस चला जाता है। उसके बाद जो है वो पूरा प्लानिंग के साथ आएगा, परंतु उसकी प्लानिंग जो अब हम पढ़ेंगे हरियाणा वाले क्षेत्र में, तो इसी के थोड़ा सा मैं बीच में इनका बताना चाहूंगी। एक बार गोरी को छोड़ते हैं, ये वाला क्षेत्र आ जाते हैं। अजमेर वाला क्षेत्र जो चौहान वंश का जो है मेरे बच्चे, एक तोमर वंश पढ़ेंगे हम, आगे पढ़ेंगे तोमर वंश पढ़ेंगे। तोमर वंश होगा, जैसे तुम्हें मैं बताऊंगी मेरे बच्चे, दिल्ली की जो स्थापना की थी ना, वो तोमर वंश के अनंगपाल ने की थी। दिल्ली जो स्थापित किया था, दिल्ली की स्थापना की थी, वो अनंगपाल द्वितीय ने करवाई थी। तो वो तोमर वंश में पढ़ेंगे, अभी हम नहीं पढ़ रहे। परंतु तोमर वंश का जो अजमेर का शासक है कौन है, चौहान है। चौहान वंश है अजमेर में, राजस्थान वाले क्षेत्र में। तो वहां जो पृथ्वीराज चौहान के पिता है, इसकी जो माँ है पृथ्वीराज चौहान की, वो जो है अजमेर के राजा चौहान जो है उसके साथ शादी कर देते हैं। दिल्ली के जो तोमर वंश होंगे, दिल्ली के क्या होंगे, तोमर वंश होगा। जो तोमर वंश में अनंगपाल जो द्वितीय जो पृथ्वीराज चौहान के नाना होंगे, उसके कोई वंशज नहीं होंगे, उसके क्या नहीं होंगे, वंशज, उत्तराधिकारी नहीं होंगे। उसकी माँ अकेली थी, तो उसकी माँ की शादी चौहान वंश में कर देता है, अजमेर में कर देता है। तो मतलब अजमेर में कर देता है, जिसकी कोई औलाद ना हो तो उसका ही साम्राज्य होगा। तो चौहान वंश का साम्राज्य दिल्ली में भी था, तो उनका उन्होंने जो है अजमेर वाला क्षेत्र और दिल्ली वाला चौहान वंश का ही था, दोनों का शासन था। वो उसका ननियाल था, किसका, पृथ्वीराज चौहान का, दिल्ली। क्लियर है, अरे क्लियर। तो चौहान वंश का क्षेत्र था। इसी में साथ साथ तुम्हें पता है हमारे हरियाणा जो दिल्ली को क्या घेरता है मेरे बच्चे, 3 तरफ से घेरता है, तो बीच में आ गया हरियाणा, तो बीच में ही आ गया। तो हरियाणा का एक थानेश्वर स्थान पड़ता है, स्थानेश्वर बोलते हैं उसको, थानेश्वर भी बोलते हैं। वहां आक्रमण होगा, जिसको हम पढ़ेंगे तराइन की प्रथम लड़ाई और तराइन की द्वितीय लड़ाई। जो है मैं यहाँ लिख देती हूँ, तुम्हें लिखना नहीं है, हम सारे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेंगे। ये तुम्हें पहले समझना है। तो हमें तराइन की प्रथम मेरे बच्चों फर्स्ट जो 1191 में होगी, और तराइन की सेकंड जो है ये 1192 में होगी। 2 लड़ाइयां होगी, किनके बीच में होगी, गोरी होगा और जो है कौन होगा, पृथ्वीराज चौहान होगा।
चौहान, इन दोनों के बीच में होगी दोनों लड़ाइयां, ठीक है। अरे क्लियर। पहली लड़ाई वो कब होगी? 1191 में होगी। किनके बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। ये क्वेश्चन तुमसे पूछा है, कल ही शायद क्वेश्चन था, कल वाले में था या नहीं था? नहीं था। तो उसमें जो है गौरी हार जाएगा पहली लड़ाई में, याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पहली लड़ाई में कौन हार जाएगा? गौरी हार जाएगा पहली में, ये हार जाएगा, जीत ये जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लड़ाई में गौर वापस चला जाएगा, गौरी क्या चला जाएगा? गौर वापस चला जाएगा, हार जाएगा था। उसके बाद गौरी जो है पूरी तैयारी शारी करता है, वहां जाके पूरी प्लानिंग। इधर पृथ्वीराज चौहान जो है, जो कहते हैं मेरे बच्चे, ये अलग अलग जो है विचार है। मैं तुम्हें एक थोड़ी सी एक पुस्तक का नाम लेना चाहूंगी। तुम्हें पृथ्वीराज रासो नाम सुना है? पुस्तक है या कोई लेखक है? चंद्रप्रदायी, वेरी गुड वे। मैं इस पुस्तक का नाम लिखती हूँ एक बार, तो तुम्हें सारी चीजें मैं कंफर्म कर दूं, तुम्हारे भी। चंद्रप्रदायी मेरे बच्चे, बरदाई, चंद्रप्रदायी ऐसे लिखा। चलो, इसकी है क्या है? पृथ्वी राज रासो में बच्चों, पृथ्वीराज रासो एक क्या है? पुस्तक है चंद्रप्रदायी की। ये पुस्तक याद रखना, तुम्हें बहुत बार एग्जाम में आती है। पृथ्वीराज रासो किया तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की बात बताई गई, कहानी बताई गई, उसकी आत्मकथा लिखी गई। चंद्रप्रदायी ये कहता है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने नहीं मारा था, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा था। परंतु कुछ इतिहासकार कहते हैं भी जो है पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था मोहम्मद गौरी ने। फिर ये चंद्रप्रदायी है, ये उसका जो है क्या है, उसका दरबारी है, तो उसके बारे में अच्छी बातें लिखेगा। वो अपने राजा की प्रशंसा थोड़ी करेगा। वो कहता है भी ये जब, जैसे मैंने कहा, सेकंड लड़ाई जैसे तराइन का सेकंड होगा मेरे बच्चों 1192 में होगी, सेकंड तराइन की लड़ाई होगी, उसके बीच की कहानी बताती हूँ। कहानी बीच की क्या रही, ये इसी पुस्तक में लिखता है। कौन? चंद्रप्रदायी लिखता है भी जो है पृथ्वीराज जो था वो क्या कर लेता है मेरे बच्चे, कनौज वाला वंश जो है, यहाँ की एक राजकुमारी थी। कौन थी? कल बोला रे, स्योंगीता नाम की, स्योंगीता नाम की एक है लड़की थी, ठीक है। स्योंगीता नाम की एक क्या थी? लड़की थी। पृथ्वीराज चौहान कहाँ का राजा? अजमेर और दिल्ली वाला क्षेत्र चौहान वंश का राजा है। तो कहते हैं, कोई तो कहते हैं स्वयंवर हुआ था, वहां पृथ्वीराज चौहान पहुंचे थे तो वो जीत के लेके आया वैसे स्योंगीता को। तो स्योंगीता, बड़े बड़े राजा आए तो वहां पृथ्वीराज चौहान भी पहुंचे थे, तो स्योंगीता ने जो है बरमाला पहना के। कोई कहता है भी ये कोई पार्टी में मिले थे, इतिहासकारों ने कहा भी कोई पार्टी हुई होगी राजा महाराजा की, कहीं पहुंचते होंगे भी, खुशी में विजय मनाई गई, तो वहां पृथ्वीराज चौहान भी था। और वहां से उनकी जो है प्रेम कहानी शुरू होती है, किसकी? पृथ्वीराज चौहान ने और स्योंगीता की। तो कहते हैं भी स्योंगीता तो खुश थी, वो चलो प्रेमी और प्रेमिका तो खुश ही होते हैं तभी शादी होती है, बिना खुशी के थोड़ी शादी होती है। परंतु जयचंद इस बात से खुश नहीं था। तो कहते हैं पृथ्वीराज चौहान है स्योंगीता से शादी कर लेता है, शादी कर लेता है। ये बात जो है भाग जाते, कोई कहते भाग के शादी की, कोई कहते स्वयंवर में जीत के की। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है अभी जीत के की भाग की, सही है ना। हमें तो पॉइंट पकड़ना है। चौहान वंश जो है कनौज के जो राजा थे जयचंद थे, उसकी बेटी स्योंगीता से शादी करता है। ये बात पिता को तो किसी को बर्दाश्त नहीं होती भाई, खिलाफ करे तो किसी को बर्दाश्त नहीं होती, और पिता के खिलाफ जाए तो वैसे ही बर्दाश्त नहीं होती। वो तो अभी भी होती है, पहले भी होती थी। बता के जाए तो भी पिता कई बार खुश नहीं होता, क्योंकि पिता जो चाहता है, और एक हमेशा इसी पॉइंट से मैं बताना चाहूंगी मेरे बच्चे, पिता कभी नहीं चाहता उसकी बेटी मतलब दुखी रहे। ऐसा कोई पिता नहीं होगा जो ये चाहे कि उसकी बेटी दुखी रहे, और ये चाहे उसकी बेटी कहीं गरीब घर में जाए। गरीब वो लक फैक्टर पे काम करता है, गरीबी से अमीरी हो सकता है और अमीर से गरीब भी हो सकता है। परंतु अपने पिता और माता को तुम बता के अगर तुम करते भी हो तो उनको सूचित जरूर करना है। उनको क्या करना है? सूचित जरूर करना है। मैंने ये सुना है, क्या पता सच्चाई कितनी है, अभी मैं तो हमेशा तुमसे कहती हूँ, तुम जैसों से सुन लेती हूँ भाई, एग्जाम्पल दे के तुम्हें बता देती हूँ। तो ये सुना है, कहते हैं भी जब बेटियां शादी कर लेती है तो जो है वहाँ जो थाने में पेश किया जाता है, पेश ही होते हैं, बुलाते ही हैं पुलिस वाले, तो बुलाते हैं भी आ जाओ,
फतवाद शादी कर ली है आपके लाडला और लाडली ने, तो उसके पिता आते हैं तो कई बार कहते हैं बेटियां जो है अपने माँ बाप को पहचानने और अपने भाई बहनों को पहचानने से मना कर देती है, कहती मैं जानती नहीं है कौन है। मतलब सोच के देखो, तुम जितना बचपन गुआ दिया तुमने, महीने 2 महीने 6 महीने, क्या पता तुम्हारा रिलेशनशिप 6 साल रहा हो, 10 साल रहा हो, अरे माँ बाप से ज्यादा तो नहीं रहा होगा, ये बात भी तुम सोच लेना, बहन भाइयों से ज्यादा तो नहीं रहा होगा। अगर तुम्हारा है, मैं ये नहीं कहती, आज का टाइम है, मेरे भी बच्चे हैं तो मैं भी सोचती हूँ उनके बारे में भी, मेरे को क्या डिसीजन लेना है, क्या उनको पढ़ाना है, क्या उनको बताना है, तो मैं उनसे, भाई मेरा ओपिनियन है, मैं उनसे यही कहूँगी एक बार मेरे को बता जरूर देना, जब भी तुम जाओ तो मेरे को बता के जरूर जाना, तो मेरे को ये हो, पहले तो मैं थोड़ा सा देख लूंगी भी सही ठीक है, गरीबी अमीरी की अलग बात है, पहले मैं देख लूंगी भी सही है, जब मेरा डिसीजन होगा भी हाँ सही है तुम कर सकते हो तो कर लेना, मेरा डिसीजन होगा नहीं है भी तुम मर्जी से करना चाहते हो तो कर लेना, फिर बाद में मेरे से कोई ताल्लुक मत रखना। मेरा ओपिनियन ये कहता है रिलेशनशिप कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, आज का टाइम कहे दोस्त कोई जरूरी नहीं है, ये सारा ही कहता है, साइको कहती है भी एक टाइम जो है 10-12 साल 15 साल के बाद जो होता है अपोजिट हमेशा जो है दोस्ती होती है, वो दोस्ती ही होनी चाहिए, ना कि तुम पहले ही एक जैसे मतलब शादीशुदा के बाद पहले जो बाद में कपल होता है वैसे तुम अपनी जिंदगी जियो, वैसे नहीं जीनी तुम्हें। एक दोस्त रहो, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है, होता भी है। और तुमने जैसे 12th फेल फिल्म देखी होगी, एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है लाइफ का, उन्होंने देखा होगा वो बहुत गरीब था, राकेश है क्या राजेश है, मनोज है, जो है क्या था, बहुत गरीब था, और उसकी पत्नी अच्छे खासे घर से ठीक ठाक से है, मतलब ज्यादा नहीं है, मनोज बहुत काम करता है, वो हर चीज करता है, तुम उस फिल्म से सोच के देखना भी तुम क्या कुछ नहीं कर सकते, वो उसका सपोर्ट करती है, परंतु कामयाब होने के बाद ही शादी करती है, वो बाद में आते हैं। तो वैसे ही मतलब तुम्हें एक पार्ट अगर तुम्हारा कामयाब हो जाता है, चाहे वो लड़कियों में हो जाए, मैं नहीं कहती लड़का ही कामयाब हो, जरूरी नहीं है, लड़कियां भी तो कामयाब हो सकती है, दोनों में एक कामयाब है, तुम घर वालों को कहोगे तो मेरे को लगता है 95% घर वाले मना नहीं करेंगे भी तुम कामयाब हो, तुम्हारी मर्जी से सब कुछ होगा, पहले तो मेरे बच्चे सभी करेगा और बाद में तुम्हें धोखा भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है तुम्हारे सभी के साथ घटनाएं घट रही है, ये नहीं है तुम बता नहीं रहे वो अलग बात है, तुम्हारे मन में सभी के चलता है, हर किसी के, मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरे भी चलता था, परंतु हमारा टाइम उस टाइम और था, हम कुछ कह नहीं सकते थे। अब पेरेंट्स सुनते भी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना, तो वो भी देखते हैं कहीं ना कहीं, वो सुनते हैं, हमारे टाइम में भी हुआ था, परंतु इतना नहीं था, हम थोड़ा सा उसको, हमारे घर के स्ट्रिक्ट स्वभाव थे, हम थोड़े से स्ट्रिक्ट स्वभाव के थे, तो वो नहीं चलता था। तो अभी जो टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग ही मैं हमेशा कहती हूँ, तुम्हें ये तो मेरे बच्चों कहीं ना कहीं तुम्हें मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं तुम पढ़ ही लोगे, ये जो मैं बात बता रही हूँ ना, ये कोई बताएगा और कोई समझ में आएगी तुम्हारे, क्योंकि ये टाइम होता है ना, ये समझ में नहीं आता, तब समझ में जब आता है, जब कहते हैं ना धक्के लग जाते हैं, ठोकरें लग जाती है, तभी समझ में आता है, उससे पहले मेहनत करना। तुम्हारा कोई भी दोस्त है तो उसको कहे भी तू इतना कामयाब हो जा ताकि मेरे घर वाले मना ना कर सके, चाहे कोई भी दोस्त है, सपोर्ट करो उसको पूरा पढ़ाई में, ठीक है, खाना पिया जो भी खाया, घूम आए, कोई बड़ी बात नहीं है, आज के टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है, बैठ लिए चाय पी लिए, कोई बात नहीं, बस पढ़ लो, दोस्त है। हाँ, दोस्त क्या होता है, जिसको हम अपनी भावनाएं बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, अपनी भावनाएं, क्योंकि पेरेंट्स तो इतने पहले वाले पेरेंट्स तो भाई सुनते ही नहीं थे, हमारे टाइम की बात करें तो सुनते ही नहीं थे, वो कह देते हैं भी, अभी भी कह देते हैं हमें तो भी तुम ज्यादा शाने हो, जबकि हम उनके इक्वल आ गए अब लगभग, तो भी हमें यही कहा जाता है। अब वाले थोड़े से पेरेंट्स घुल मिल जाते हैं, बातें बताई जाती है, परंतु बच्चे हिचकिचाते हैं। हमारा जो एरिया है इधर, इसी एरिया में मैं पली हूँ, तो वहाँ थोड़ा सा इस बात को महत्व नहीं देते, हम खुल के बता ही नहीं सकते, तो हम दोस्त की जरूरत पड़ती है, उसको हम अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं, वही दोस्त होता है जिसको हम अपनी हर बात शेयर कर सके। तो ऐसे ही है, शियोंगिता जो है जयचंद की बेटी है, कौन, शियोंगिता, जो पृथ्वीराज चौहान से शादी करती है, ये बात है किसको बर्दाश्त नहीं होती, जयचंद को बर्दाश्त नहीं होती। उधर जो मोहम्मद गोरी जो है 91 में हार के गया ही था, वो पूरी प्लानिंग कर रहा था भी अब की बार मैं जाऊंगा ना तो पृथ्वीराज चौहान को हरा के आऊंगा,
ये बात तुम्हारी एक दूसरी बात से सोचो कि जिस बच्चे के सीईटी में अच्छा स्कोर आ गया, इससे मैं अब पेपर से जोड़ रही हूँ, सीईटी में अच्छा स्कोर आ गया, वो इतना खुश है पूछो मत, मेरा सीईटी में मैंने थोड़ा पढ़ा, अच्छा स्कोर आ गया, तो वो क्या है, ढील दे रहा है, अभी मैं कर ही लूंगा, हो ही जाएगा। और जिस बच्चे का सीईटी में पास ही नहीं हुआ, वो बच्चा पूरा तैयारी में जुटा हुआ है, अभी मैं ग्रुप डी निकाल के छोड़ूंगा, वो पूरी तैयारी में जुटा है जी जान लगा के, भी जिसका सीईटी क्लियर नहीं हुआ। तो दोनों हो गया, सीईटी वाले ने धूल दे रखी है, इधर पृथ्वीराज चौहान शादी रचा के बस मस्ती में कहते मैंने मोहम्मद गौरी को, मेरे सैनिकों ने हरा दिया मोहम्मद गौरी को, तो अब की बार तो मैं खुद लड़ूंगा, मैं हरा ही दूंगा अगर आएगा तो। वो आराम चिल कर रहा है अपनी लाइफ। उधर जो क्या कर रहा है, गौरी हार के गया है। जो हारने वाला व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा स्ट्रांग रहता है। कहते हैं ना, सफलता में जितना नहीं सिखाते जितना असफलता में सिखा के जाते हैं। तो वो पूरी तैयारी के साथ है, जी जान लगा रखे। उधर जयचंद उसको न्यूनता भेजता है, भी आजा मैं तेरे साथ है हूँ। तो वो कहता है, फिर दोबारा वो 92 में आता है, पृथ्वीराज चौहान है, और जो है मैंने यहाँ लिखा है मेरे बच्चे 1192 में आता है, तराइन पे दोबारा वो हमला करता है, और पृथ्वीराज चौहान जो है उसको क्या कर लेता है, बंदी बना लेता है। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। कौन? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जीत जाता है, क्योंकि सारा षड्यंत्र तो जयचंद ने पहले ही रच रखा था, चक्रव्यूह तो मोहम्मद गौरी को बजा देता है। और वो तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को कहता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने जो है उनके सैनिक लड़े थे, मोहम्मद गौरी से पहली तराइन की लड़ाई हुई थी, तो उनको बंदी बनाया था मोहम्मद गौरी को। पृथ्वीराज चौहान उसको माफ कर देता है। ये भारतीयों की बात आती है, भारतीय दिलों की बात आती है। भी भारतीयों का दिल बहुत बड़ा होता है। उन्होंने गिड़गिड़ाया, बोले छोड़ दे, मैं वापिस नहीं आऊंगा। तो उन्होंने कहा चल मैं तेरे को माफ करता हूँ। किसको छोड़ देता है? मोहम्मद गौरी को छोड़ देता है। दूसरी बात, जैसे ही 92 में मोहम्मद गौरी आता है, पृथ्वीराज चौहान को क्या बना लेता है? बंदी बना लेता है। यह हमारे भारतीयों की कमी रही है कि हमारे पड़ोसी खतरनाक प्राणी हैं, वो बता देते हैं इनके कमजोरी पॉइंट क्या है ना। ये दोनों बात, दिल भी बहुत बड़ा है और कमजोरी भी हमारे पड़ोसी होते हैं। कौन था? जयचंद था, पृथ्वीराज चौहान का पड़ोसी। तो कमजोरी उसके, जो जीतने वाला है कमजोरी उसके हाथ में, और की पॉइंट किसी के हाथ में हो तो तुम्हें पता, दबाता वो उसी को है, वो जो ज्यादा हमें चोट पहुंचाए, उसी पॉइंट को बार बार हम कहते हैं। हमारा कोई ऐसी कमजोरी पॉइंट हो सकता है लाइफ का। तभी कहती हूँ, कोई भी किसी से कोई भी बात करो, कोई खास नहीं होता। माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता, जिंदगी में कोई बड़ा नहीं। तुम्हें कभी रोने का मन करे ना, तो उनके सामने ही रोना, माँ बाप के सामने। वो कभी नहीं कहेंगे तू उस दिन रोया था, दोस्त कह देगा, थोड़ी बहुत अनबन हुई, कह देगा तेरे को देखा है उस दिन तू रो रहा था। ये बात भी पॉइंट करने वाली है। तो कहते हैं यहां जो है पृथ्वीराज चौहान को क्या बना लेता है? बंदी बना लेता है। कौन? मोहम्मद गौरी। सेकंड 1192 वाली में पृथ्वीराज चौहान गिड़गिड़ाता है मोहम्मद गौरी के सामने, मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, तू भी तो मेरे को माफ कर सकता है। तो मोहम्मद गौरी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, बात में दम है। तो उन्होंने कहा वो तेरी गलती थी, तूने मुझे, दुश्मनों को कभी भी माफ है नहीं करना चाहिए, और कभी भी विश्वास है नहीं करना चाहिए। तो उसको कहते हैं बंदी बना के ले जाता है। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। कोई तो कहता है वही सर्विस कर देता, कुछ इतिहासकार कहते हैं भी उनकी नाड़ उतार दी जाती है। चंद्र बरदाई कहता है नहीं भी, वो साथ में लेके जाता है उसको। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। कहाँ लेके जाता है? गौर लेके जाता है। वहां लेके जाता है तो कहते हैं हमें चंद्र बरदाई भी साथ जाता है, ऐसा कहा गया है। वहां चला जाता है बाद में। तो कहते हैं उन्होंने, चंद्र बरदाई भी एक सभा लगी थी, और किसी ने कहा, कहते आंख निकाल लेता है पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी। ये चंद्र बरदाई कहता है। कहते एक सभा बनाई गई, सभा जैसे होता है, किसी ने कहा अभी पृथ्वीराज चौहान है वो बाण भेदी है। किसी ने ये कहा पृथ्वीराज चौहान है वो क्या है? बाण भेदी है। जब कोई बाण भेदी होता है, मतलब जो कोई बोल रहा है तो वो उसको पहचान लेता है भी कितनी दूरी पे, उसी के तीर मारता है। तो कहते हैं मोहम्मद गौरी बैठा था और पृथ्वीराज चौहान को लाया गया, जबकि उसकी आंख निकाली गई थी। तो कहते हैं बरदाई वहीं था। बरदाई ने ये कहा भी कुछ फुट कुछ मतलब इंच दूरी पे है बंदा जो बैठा है, उन्होंने कुछ कहा था भी, कुछ करने की कुछ बातें बोली होगी। तो उन्होंने कहा भी इतने फुट इतने इंच पे बैठा है, उन्होंने तीर मारा और कहते हैं मोहम्मद गौरी के छाती में लग गया था तीर।
पृथ्वीराज चौहान का। तो कहते हैं उस तीर जो है, उस तीर से वो कभी भी ठीक नहीं हो पाया, अंतिम उसकी मृत्यु होती है। ये तो कहता है पृथ्वीराज चौहान, जो चंद्र बदाई कहता है, पृथ्वीराज रासो पुस्तक में लिखता है। परंतु उसके बाद कहानी होती है मेरे बच्चों, वो पृथ्वीराज चौहान को मार देता है, सर्विस तो होगी उसकी, अरे 92 में, चलो वो कैसे मरा, चाहे मर गया। सेकेंड लड़ाई में कौन जीत जाता है? मोहम्मद गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। उसके बाद जो मेरे बच्चों तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए, जिस पड़ोसी ने हमारा की पॉइंट बताया, तो उस पड़ोसी का भी कुछ की पॉइंट होगा, और वो बहानों में अपनी कमजोरी भी उसको बता देता है। तो कहते हैं मोहम्मद गौरी फिर आता है 1100, कहाँ लिखा जयचंद, यहाँ लिखा है, ये 1194 में एक जो है चंदावर का युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध होता है। वो किस किस के बीच में होता है चंदावर का युद्ध? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में होता है, और जयचंद को पराजित करके चला जाता है। और वो कनौज तो उसके पहले ही टिक पे था, मध्य एशिया में उसको भारत में राज करना था, तो कनौज मध्य एशिया का क्षेत्र है। तो वो जयचंद को हराता है और कनौज को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। क्लियर है? तो हमने अभी, मैं रिपीट कर रही हूँ, तुमने इंटरेस्ट मेरे को पता है प्रेम कहानी में ज्यादा दिखाया होगा, मैं एक बार रिपीट कर दी। हमने क्या पढ़ा? मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण किया मेरे बच्चे मुल्तान पे किया 1175 में, मुल्तान पर किया, उसको जीत लेता है, ठीक है। सेकंड आक्रमण करता है वो चालुक्य वंश पर करता है। कौन सा? चालुक्य वंश ना दे के वो तुम्हें देगा गुजरात के क्षेत्र पर आक्रमण करता है। कौन करता है? मोहम्मद गौरी। कब करता है मेरे बच्चे? 1178 में करता है, 1178 में करता है। यहाँ जो है यहाँ वंश कौन सा था? कल्याणी चालुक्य वंश था। तो राजा कौन था? भीमदेव सेकंड था। उसकी माता श्री अभी नायिका देवी, वो भी उसकी मदद करती है उस युद्ध को जीतने में, और वहां गौरी को क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं, पराजित कर देते हैं, उसको हरा देते हैं। किसको? मोहम्मद गौरी को। और मोहम्मद गौरी वापिस गोरे चला जाता है। फिर वो आता है अजमेर वाले क्षेत्र पे, आक्रमण करता है दिल्ली वाले क्षेत्र पे। वहां कौन सा वंश था? चौहान वंश था। कौन सा वंश था? चौहान वंश। राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान, उसके सैनिकों ने उसके साथ लड़ाई की और मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। मोहम्मद गौरी वापिस से चला जाता है, माफ कर देता है पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, क्योंकि हमारा दिल बड़ा है ना, इसीलिए। उसके बाद जो है, इसी के बीच में एक घटना घटती है। पृथ्वीराज चौहान जो जयचंद की बेटी जो है शिरोंगिता के साथ शादी कर लेता है, भगा के कर लेता है, जो भी कर लेता है, परंतु उस बात से क्या खुश नहीं था? जयचंद खुश नहीं था। तो जयचंद जो है उधर वो हार का इतना दुख था, जैसे मैंने तुम्हें बताया अभी सीटी जिसका क्लियर नहीं हुआ तो उसको उतना दुख है, सीटी नहीं हुआ मैं ग्रुप डी तो जाने नहीं दूंगा, वो पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। उधर मोहम्मद गौरी पूरी तैयारी के साथ अपनी तैयारी कर रहा है भी जीतने की। इधर जो है जयचंद जो है उसको न्योता भेजता है, भी आजा तू, मैंने सारा रास्ता साफ कर रखा तेरे, पृथ्वीराज चौहान को हरा दे, षड्यंत्र पूरा रचा हुआ था। तो इधर जैसे है पृथ्वीराज चौहान इस बात से खुश था भी मैंने मोहम्मद गौरी को कुछ नहीं किया, मेरे सैनिकों ने हरा दिया, तो अब की बार आएगा तो कौन सी बड़ी बात है, मैं हरा ही दूंगा। एक थोड़ा सा मन में हो जाता ना, जिसके सीटी में मतलब 70 नंबर बन गए और बिना तैयारी के, थोड़ी ठीक ठीक तैयारी से 70 नंबर आ गए, 60 आ गए, 50 आ गए, वो भी बहुत खुश है। वो ये सोचता है बिना तैयारी के आगे 50 तो है, मैंने थोड़ा ही पढ़ा। और कई तो पड़ोसी ऐसे होते हैं, मैं तेरे जितना पढ़ लेता ना तो मैं कितने कर देता, अरे कौन सा तीर मार देता। एक नंबर भी बहुत होता है मेरे बच्चे। कई बार बच्चे मेहनत करते हैं उसके थोड़े नंबर आते हैं, कई बार बच्चे मेहनत नहीं करते परंतु उसके अच्छे नंबर आ जाते हैं। ये बात भी सही है। मेहनत करने वाला कई बार बच्चा चूक जाता है, या तो उससे कोई गड़बड़ हो जाती है, तो उसको इतना दुख होता है भी ये पढ़ा ही नहीं, तो वो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, उदास भी हो जाता है। कई बच्चे तो हैं पूरी जी जान और एफर्ट लगाते हैं भी तेरी कमी रही है उसको सुधारते हैं, करते हैं। कई बच्चे मैंने देखे हैं टूट जाते हैं, वो ये सोचते हैं यार कुछ भी नहीं होगा, तू पढ़ा था ना, कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। ऐसे भाग्य का भी खेल होता है, कहते हैं ना 99% मेहनत होती है, 1% भाग्य भी होता है। ये होता है, वो 2 घंटे डिसाइड करते हैं हमारा माइंड क्या काम कर रहा है। पूरा टाइम हम कितने ही पढ़े वो 2 घंटे डिसाइड करेंगे। तभी तो तुम्हें कहती हूँ तुम ये पढ़ने के बाद ये नहीं है तुम पूरे दिन ये नोट्स वगैरह जो बनाते हो वही पढ़ते रहो, प्रैक्टिस सेट भी लगाया करो साथ साथ। कोई बात नहीं, तुम्हारे अगर 100 में से 20 नंबर भी बन रहे हैं किसी बच्चे के, एक मैं ये भी सुना है कि बच्चे ना थोड़े से अपसेट हो जाते हैं भी, मतलब थोड़े नंबर आ जाते हैं। जैसे तुम्हारा कल टेस्ट हुआ तो अगर किसी बच्चे के 20 नंबर आने ना तो अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं होती,
कोई जरूरी नहीं है, तुक्के से क्या पता किसी के 40 ही बन जाए जो पहली बारी क्लास में आए हो, और तुम्हें को लगेगा मैं 2 महीने से क्लास में आ रहा हूँ, मेरे तो 20 आए हैं, ये कल ही आया इसके 40 आ गए। हो सकता है उसके तुक्के सही गए, उसको नॉलेज ना हो। तो मेरे बच्चे वो क्या होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। तुम प्रैक्टिस से साथ साथ शुरू कर देना, कोई भी हो, चाहे किरण के हो, चाहे तुमने टेक्स्ट बुक पे खरीदे हो, डेली लगाना है, चाहे उसमें 20 बने, 30 बने, 40 बने, 50 बने, अपने आप इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे। तुम्हें अगर मेरिट में आना होगा तो प्रैक्टिस सेट लगाना होगा, ये बात गांठ बांध लेना। जब तक तुम प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तो 60 तक जा सकते हो सकता है 65 आ जाए, 70 आ जाए, 80 वाले में तुम नहीं करोगे। तुम जैसे बड़े बड़े हैं जो जाते हैं रेलवे के निकालते हैं, बैंक के निकालते हैं, उनका मेन यही होता है, हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। कोई टीचर जॉब लग गया, कोई मतलब किसी डिपार्टमेंट में चला गया, बाद में भी उसके अच्छे नंबर आते हैं, तो वो एक काम करता है, प्रैक्टिस सेट लगाता है। बिना तैयारी के नहीं आती मुझे, किसी की नहीं आती, तो ये साथ रखना तुम, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरे बच्चे, कहाँ चले गए थे हम, कहाँ आगे भी जो है वो हार गया था, तो उन्होंने, मैंने कहा भी सिटी में थोड़े नंबर आए नहीं, क्लियर ही नहीं हुआ, तो उन्होंने ग्रुप डी की पूरी तैयारी कर ली थी, तो सेकंड प्लान की तैयारी कर ली थी। उधर जयचंद उसको नौनता भेज देता है, वो 1192 में सेकंड तराइन जो है, तराइन वाला क्षेत्र करनाल वाला क्षेत्र, याद रखना मेरे बच्चे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे। कौन सा है तराइन वाला, अब वर्तमान में ये करनाल वाला क्षेत्र है, ये याद रखना। जैसे मैंने तुम्हें याद करो, तुम मौर्य वंश पढ़ा रही थी तो मैंने अशोक का बताया था, कलिंग युद्ध का बताया था, भी वर्तमान में कलिंग का क्षेत्र कौन सा है, भी कलिंग युद्ध हुआ था वहां, कौन सा है, ओडिशा था। ये पीछे 2023 ग्रुप डी का क्वेश्चन है था, तो ये भी पूछ सकता है तुमसे, भी तराइन जो है वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है, करनाल वाला क्षेत्र है, याद रखना, ठीक है। तो दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी अटैक करता है, और पृथ्वीराज चौहान को जो है हरा के उसे बंदी बना के गौर ले जाता है, और वहां उसकी हत्या कर देता है, क्लियर है। उसके बाद जो है, बाद में वो कहता है, जयचंद कहता है भी हमारा साम्राज्य, जयचंद को कहता है मैं आ रहा हूँ। तो वो 1100 जो है 94 में कौन सा युद्ध होता है मेरे बच्चों, चंदावर का युद्ध होता है, जो किसके बीच में होता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में होता है, ठीक है। वो जयचंद को पराजित करके कनौज पे अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता है। उसके बाद जो है क्या है मेरे बच्चे, 2 बात ध्यान रखनी है, तो जो है ये अपने 2 गुलाम लेके आता है। इसके बाद ये कहता है अभी 1205 में वापिस जाता है, गौर चला जाता है, परंतु गौर से वापिस आता है, तो ये कहते हैं अभी जो एक बीच में खोपरा जाति के कुछ लोग थे, उनके बीच में संघर्ष होता है, और ये जो है उनको पराजित करके खोपरा के लोगों को हमारे भारत में आ जाता है, कुछ दिन यहाँ ठहरता है। उसके बाद ये जो है एक गुलाम को छोड़ के जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको छोड़ के जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक मेरे बच्चे, ऐबक, ये इसका एक गुलाम है मेरे बच्चे, क्या है कि इसका गुलाम है, क्या है, दास है, किस कैसा भी हो सकता है। ये हम यहाँ तो कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही ध्यान रखेंगे। ये जो इसको छोड़ के जाता है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से शासन करना शुरू करता है, और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला मुस्लिम शासक होगा, जो कौन से वंश की नींव रख देगा, ये गुलाम वंश की नींव रख देगा। और यहीं से जो है 1206 से क्या शुरू हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगा, सल्तनत शुरू हो जाएगा। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है भी दिल्ली सल्तनत काल जो है कब से लेके कब तक रहा, 1206 से शुरू होता है, और ये मुगल बादशाह आएंगे तब तक रहेगा 1526 तक। उसके बीच में हम वंश पढ़ेंगे, गुलाम वंश पढ़ेंगे, खिलजी वंश पढ़ेंगे, तुगलक वंश पढ़ेंगे, सैयद वंश पढ़ेंगे, और लोधी वंश पढ़ेंगे, क्लियर, वो हम सारे आगे पढ़ेंगे। इसके साथ ही मेरे बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक, ये याद रखना, इसको छोड़ के जाएगा, और कहते हैं मोहम्मद गौरी जो है 15 मार्च जो है 1206 में वापिस जाता है, और वही खोपरा जाती है उसका क्या कर देती है, रास्ते में हत्या कर देते हैं। वो भी पूरे प्लान से था, और मोहम्मद गौरी थक गया था, वो ये सोचता अब कौन है तेरे को हराने वाला, तेरा ही रास्ता है, तो वो भी हो जाता है ना, सारा कुछ हम क्लियर कर लेते हैं, फिर भी ये सोचते हैं अब कौन है हमें हराने वाला। तो कहते हैं उत्तर खोपरा जाति के लोग थे, वो पूरे प्लान के साथ बैठे थे, भी जैसे ही आएगा उसकी सर्विस कर देंगे। तो कहते हैं रास्ते में ही उसकी सर्विस कर दी जाती है, 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। क्लियर, समझ में आया, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, अब लिखो की पॉइंट, हम जल्दी जल्दी लिखो, क्या टाइम हो गया, अभी तक पढ़ गया, चलो लिख लो इसके सारे। अब तुम्हें कहानी है, बस बातें नहीं बताऊंगी, अब पॉइंट टू पॉइंट हम लिखेंगे, लिखो।
क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चे? मोहम्मद गोरी। महमूद गोरी भी लिखा होता है कहीं, ये ध्यान रखना, महमूद भी होगा, मोहम्मद भी होगा, गोरी से ध्यान रखना है, गोरी है मेरे बच्चों, ठीक है। इसके परिचय में अगर बात करें, पहले इसका परिचय अगर देखें, परिचय अगर मेरे बच्चे, इसमें एक वंश आता है, किसी बच्चे को अगर है मतलब सहसवानी वंश, ये कहाँ का वंश है मेरे बच्चों? गोर का वंश है। कहाँ का है? गोर का। गोर मैंने बताई थी, अफगान से ऊपर जो क्षेत्र पड़ता है वो गोर का क्षेत्र पड़ता है, ठीक है, वहां सहसवानी वंश है। तो इसमें अगर कहें तो यहाँ का जो राजा था, सहसवानी वंश का जो राजा था वो कौन था? कुतुबुद्दीन हसन था। कौन था? हसन था। यहाँ का जो राजा था कुतुबुद्दीन हसन था। ये कुछ पॉइंट है मेरे बच्चे, क्या पता तुमसे, मैंने कहा आज पीएससी अगर तुम दोगे तो वहां थोड़ा सा डीपली पढ़ते हो, 2-4 पॉइंट है वो लिख लो। इसी के 6 बेटे थे। कितने पुत्र थे? 6 पुत्र थे। 6 पुत्र थे, उसमें एक मोहम्मद गोरी था। क्या था? उसमें एक है शहाबुद्दीन, इसका पूरा नाम अगर पूछे, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। 6 बेटों में एक शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। क्लियर मेरे बच्चे? हमें अब मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ना है। वो अपने पिता कुतुबुद्दीन हसन की मृत्यु के बाद जो है किसका राजा बन जाता है? गोरी वंश का, गोरी साम्राज्य का क्या बन जाता है? शासक बन जाता है, राजा बन जाता है। तो इस महमूद गोरी का जो उद्देश्य था, मेन टारगेट क्या था इसका? जो उद्देश्य था वो क्या था? मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार। मुस्लिम, यहां लिख देती हूं, मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार, मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करना। क्या था? मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करना। तो इन्होंने पहला जो है, मोहम्मद गोरी ने पहला जो भारत पर प्रथम आक्रमण किया वो मुल्तान पर किया। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण मेरे बच्चे वो 1175 में था। 1175 में कहाँ किया था मेरे बच्चे? मुल्तान पर किया था। मुल्तान वाला क्षेत्र समझ गए ना मेरे बच्चे? कौन सा है? पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, मुल्तान पे किया था। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पे था। अगर अब कहे मेरे बच्चे, वैसे तो सेकंड आक्रमण होगा और भारत पर इसका पहला आक्रमण होगा। गुजरात के क्षेत्र पर, गुजरात के क्षेत्र पर प्रथम आक्रमण। भारत का तो पहले ही हो गया ना, अरे भारत का पहले ही हो गया गुजरात क्षेत्र। अब गुजरात क्षेत्र में मैंने तुम्हें सारी बात बता दी मेरे बच्चे, वहां कौन सा वंश था? चालुक्य वंश था। तो ये पहला जो प्रथम आक्रमण था ये 1178 ईस्वी में होगा। 1178 ईस्वी में होगा। किन किन के बीच में होगा मेरे बच्चे? मोहम्मद गोरी, बताओ। हाँ जी। और जो गुजरात का उस टाइम जो शासक था कौन था? भीमदेव सेकंड। किस वंश का था? चालुक्य वंश। ये बात तुम्हें लिखनी है, बस भी क्या पूछ ले तुमसे? चालुक्य वंश। चालुक्य कौन सा वंश? कल्याणी चालुक्य वंश। क्लियर है? अरे इसमें खास बात क्या है, इसकी माँ ने इसका साथ दिया था भीमदेव सेकंड की, और भीमदेव प्रथम हमने क्या किया बताओ थोड़ा सा। मोहम्मद गजनी का 16वां आक्रमण जो था सोमनाथ मंदिर गुजरात का, 16वां आक्रमण जो किया था वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे। तब उस टाइम कौन सा वंश था? चालुक्य वंश था, परंतु कौन था? भीमदेव प्रथम था। कौन था? भीमदेव प्रथम था। याद रखना, ये जोड़ के मैं बता रही। इसमें खास बात थी मेरे बच्चों, इसमें एक मिनट में, इसमें क्या है? मोहम्मद गोरी हार जाता है, पराजित हो जाता है, हार जाता है। मोहम्मद गोरी हार जाता है, भीमदेव जो है इसको हरा देता है।
प्रथम जो इसको पराजित का जो सामना करना पड़ा था वो कहाँ, गुजरात वाले क्षेत्र में करना पड़ा था। तो क्वेश्चन ये तुम्हारे कॉमन सेंस से क्वेश्चन निकाल लेना बच्चों, ठीक है, क्लियर मेरे बच्चे। उसके बाद लिखो मेरे बच्चे, हाँ अब हम तराइन के करेंगे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो सारी बातें तुम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ मेरे बच्चे, 1191। तराइन का प्रथम युद्ध जो कब हुआ है, 1191 में। किन के बीच में हुआ मेरे बच्चे, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज चौहान जो है कहाँ का जो है, अजमेर और दिल्ली के जो राजा है, चौहान वंश का जो राजा है वो कौन है, पृथ्वीराज चौहान है, उनके बीच में होता है। तो इस लड़ाई में कौन हार जाता है मेरे बच्चे, मोहम्मद गोरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान क्या है, जीत जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, नॉर्मल क्वेश्चन। पहले तराइन की जो लड़ाई हुई थी उसमें कौन हार जाता है, मोहम्मद गोरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, ठीक है मेरे बच्चे। तराइन का जो वर्तमान क्षेत्र है इसको कौन से नाम से मेरे बच्चे, करनाल वाला क्षेत्र, ये याद रखना मेरे बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। करनाल वाला क्षेत्र वही तराइन का क्षेत्र है। तराइन में 3 हुई थी लड़ाई। अब देखो तराइन की सेकंड, तराइन का द्वितीय युद्ध है। द्वितीय युद्ध जो कब हुआ है, 1192 ईस्वी में। किसके बीच में, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। इसमें कौन जीत जाता है, मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान क्या है, हार जाता है, क्योंकि अब की बार मोहम्मद गोरी का साथ कौन दे रहा है, जयचंद दे रहा है, ठीक है मेरे बच्चे। अरे क्लियर है यहां तक, क्लियर। इसके बाद तुम्हें एक पॉइंट याद रखना है मेरे बच्चे, जो है इस तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जो है मोहम्मद गोरी भारत में इस्लाम सत्ता की क्या कर देता है, स्थापना कर देता है। तराइन के सेकेंड युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना करता है। मुस्लिम सत्ता की स्थापना करता है। तो तुमसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, आप तुम्हारे कॉमन सेंस से भी कई क्वेश्चन बन जाएंगे भी, भारत में पहला जो है बाहरी शासक या अरबी शासक है जिसने मुस्लिम सत्ता की स्थापना की थी, संस्थापक कौन थे, मोहम्मद गोरी थे। कौन थे, मोहम्मद गोरी थे। क्लियर मेरे बच्चे, अरे क्लियर है। अब लिखो नेक्स्ट, लिखो मेरे बच्चे, चंदावर का युद्ध जो कब होता है, 1194 ईस्वी। कब होता है, 1194 ईस्वी। सारी कहानी बताइए मैंने, बस ये इकट्ठे करने का काम कर रही हूँ। जो किसके बीच में, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। इसमें मोहम्मद गोरी क्या होता है, जीत जाता है और जयचंद हार जाता है। अब जयचंद तो तुम्हें पता है ना कहां का राजा है, कन्नौज का राजा है, बस ये याद रखना। अब कहते हैं, सुनो मेरे बच्चे, अब
इसका भी एक पॉइंट याद रखना है भाई, मोहम्मद गोरी जीत के बाद, कौन सी जीत? कनौज पे जीत। कौन सी जीत मेरे बच्चों? कनौज की जीत के बाद, कनौज की जीत के बाद सिक्के चलाता है। क्या चलाता है? सिक्के जारी करता है, सिक्के जारी करता है, सिक्के जारी करता है। इस सिक्के में खास बात ये थी मेरे बच्चे भी, सिक्के के एक साइड जो है लक्ष्मी देवी, देवी लक्ष्मी की फोटो थी, देवी लक्ष्मी की फोटो थी, और दूसरी साइड, एक साइड पहली साइड और दूसरी साइड क्या थी मेरे बच्चे? इसने कलमा लिखाया था। दूसरी साइड क्या लिखाया था? कलमा लिखाया था, कलमा लिखी थी, कलमा की कुछ पंक्तियां लिखी थी। सिक्के जारी करता है कौन करता है मेरे बच्चे? मोहम्मद गोरी। वो सिक्का जारी करता है, उसकी एक तरफ क्या है? देवी लक्ष्मी की फोटो है, और एक साइड क्या है? कलमा है, याद रखना। और जहां हमने गजनी पढ़ा था वहां ध्यान रखना, उन्होंने सिक्के जारी किए थे तो उसमें संस्कृत लिखा है, वहां ऐड कर लो। जो गजनी लिखा है वहां लिख लो मेरे बच्चे। उन्होंने सिक्के चलाए तो उस सिक्के पर उन्होंने संस्कृत भाषा लिखाई थी। बस इतना याद रखना। पूछ सकता है भी कलमा लिखाने वाला, देवी लक्ष्मी की फोटो छपाने वाला कौन था? मोहम्मद गोरी था। ठीक है, क्लियर है? और गजनी ने क्या लिखाए थे? संस्कृत, संस्कृत के कुछ शब्द लिखाए थे, संस्कृत में लिखाने वाला। बस सिर्फ इतना याद रखना। वो तुमसे ये नहीं पूछेगा क्या लिखा उन्होंने क्या नहीं है, बस ये पूछेगा संस्कृत में जो लिखाया वो सिक्के किसने जारी किए थे? गजनी ने किए थे। और कलमा और जो देवी लक्ष्मी की फोटो दी वो किसने जारी किए? मोहम्मद गोरी ने। क्लियर मेरे बच्चों यहां तक? वो तो मैंने तुम्हें बताई दिया, इतनी खास बात तो नहीं है मेरे बच्चे। लास्ट में जो तुम पॉइंट बताया था मोहम्मद गोरी के बीच में, भी मोहम्मद गोरी, बातें नहीं भी, मोहम्मद गोरी, गोरी भारत में अंतिम बार 1205 में आता है मेरे बच्चे, आता है। और जब वो वापस जा रहा होता है भारत से तो 15 मार्च 1206 में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कौन करते हैं? एक खोपरा जाति के लोग थे। खोकरा, खोखरा है, खोपरा नहीं है, खोकरा, खोकरा जाति के लोग थे। खोखरा जाति के लोग जो है किसकी हत्या कर देते हैं? मोहम्मद गोरी की हत्या कर देते हैं 15 मार्च, जब वो जा रहा होता है। वो जब आया था 1205 में भारत है तो वो क्या किनको हरा के आया था? इन खोखरा जाति के लोगों को पराजित करके आया था, जो बीच उसके रास्ते में पड़ते थे। क्या तो ये तो मेरे बच्चे मैंने तुम्हें बताया है भी, कुछ चंद्र बरदाई कहता है ये बात तो, परंतु कुछ इतिहासकार कहते हैं वो जब भारत आया था 1205 में, ये बात मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दी थी भी। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग ओपिनियन है। कुछ कहते हैं भी इसकी खोखरा जाति के लोगों ने हत्या की थी, वहां तो चंद्र बरदाई कहता है, वो तो उस पुस्तक में कहता है भी। कहते हैं भी पृथ्वीराज चौहान ने उसके तीर लगाया था, उस तीर का इतना घाव था भी उसका जहर फैल गया और उसकी हत्या हो गई थी। परंतु ये भी तो इतिहासकारों ने लिखा है ना, कहते चंद्र बरदाई ने नहीं की, वो पृथ्वीराज चौहान ने नहीं की थी, उसके खोखरा ज्योति के लोगों ने की थी। तो ये फैक्ट है, ये इतिहासकार अपने अपने ओपिनियन देते हैं, ऑथेंटिक कहीं जानकारी नहीं है उसकी। ठीक है, तो दोनों बातें याद रखनी है। बहुत नहीं पूछेगा भी चंद्र बरदाई ने क्या कहा पुस्तक में, ऐसी बातें नहीं। वो तो एक तुम्हें कहानी के जरिए समझाने का टॉपिक था। यहाँ ये भी नहीं पूछेगा। हो सकता है खोखरा जाति बहुत ज्यादा डीपली जाए तो वो पूछ सकता है, परंतु इतना डीपली नहीं जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, इसमें दो अपना क्या छोड़ के जाएगा, हम दो व्यक्तियों के नाम पढ़ेंगे। एक जो है लास्ट है, बस एक पॉइंट, एक कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का व्यक्ति है, और एक जो है बख्तियार खिलजी। दो व्यक्ति हैं इसी के जो है टाइम में। ये कुतुबुद्दीन ऐबक है मेरे बच्चों, ये क्या है? इसका दास है, गुलाम है। इसका आगे जिक्र करेंगे, हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ये जो है किस वंश की नींव रखेगा? गुलाम वंश की नींव रखेगा। और ये कहते हैं इन्होंने अपना शासन शुरू किया था वो लाहौर से किया था।
लाहौर से शुरू किया था और दिल्ली तक इनका जो रास्ता है, और दिल्ली में वो किसकी स्थापना कर देगा? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देगा। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आगे मैं कुतुबुद्दीन ऐबक तुम्हें पढ़ाऊंगी, कहाँ? दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, वहां इसका पूरा जिक्र करेंगे। बख्तियार खिलजी यह वह व्यक्ति है जो मैंने बहुत पहले तुम्हें बता दिया था, जो खिलजी वंश का होगा मेरे बच्चों, जो कौन सा क्या कर देगा हमारा, ये वो है जैसे सेन वंश तुम्हें पढ़ाया होगा मैंने, जिसमें मैंने लक्ष्मण सेन का जिक्र किया है, याद हो तो किसी बच्चे को, लक्ष्मण सेन का जिक्र किया था सेन वंश में। तो वो क्या कर देगा? बख्तियार खिलजी सेन वंश के, जो हमारे यहाँ का राजा है भारत का, लक्ष्मण जो है, बख्तियार खिलजी ये बाहर के हैं सारे, तो वो क्या करेगा? लक्ष्मण सेन को क्या करेगा? पराजित करेगा। लक्ष्मण सेन कौन से क्षेत्र में है मेरे बच्चे? ये बिहार और बंगाल वाला क्षेत्र, बिहार और बंगाल वाला क्षेत्र, वहां अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। कौन? बख्तियार खिलजी करेगा। वही बख्तियार खिलजी जो हमेशा मैं नालंदा विश्वविद्यालय जब जिक्र कर रही थी तो इसी का ही जिक्र आएगा। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला यही प्राणी है, नालंदा विश्वविद्यालय मेरे बच्चों, और जो है कौन सा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, दोनों को खत्म करने वाला यही है बख्तियार खिलजी। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें पढ़ा रही थी, क्या हो गया? सेन वंश मैंने तुम्हें नहीं करवाया मेरे बच्चे, प्राचीन भारत करवाया, उसमें करवाया, थोड़ा सा लिखाया था बस। लक्ष्मण सेन का जरूर बताया, मेरे को इतना ध्यान है, करवाया ना मैं, चलो बता देती हूँ यहां मैंने क्या बात की। खिलजी वंश पढ़ेंगे तब मैं दोबारा बताऊंगी, चलो मैं बता ही देती हूँ। बंगाल और बिहार वाला क्षेत्र है ना, वहां हमारे राजा थे जो सेन वंश था, तो वहां एक बख्तियार खिलजी आता है। बख्तियार खिलजी वो क्या करता है? उस सेन वंश के राजा को, लक्ष्मण सेन को हरा देता है और वहां अपने साम्राज्य का विस्तार करता है बख्तियार खिलजी, जिसका तुम्हें एक ही पॉइंट याद रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाला भी कौन था? बख्तियार खिलजी था। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाला भी कौन था? बख्तियार खिलजी। ये सारी कहानी हम बख्तियार खिलजी में पढ़ेंगे, बाकी बस पॉइंट टू। मैं कई बार कहती हूँ ना, कई चीजें याद आती है, बाद में क्या पता, किसी का कोई पता नहीं होता कौन कब कहाँ होगा, तो जो आए वर्तमान में वो कर लेना चाहिए, ठीक है? क्लियर मेरे बच्चे? हो गया? तो ये मोहम्मद गौरी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके साथ कुछ की पॉइंट है मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें एक दिन बता तो दिया था, करंट का तो मेरे पास नहीं है, आजकल मेरी तबीयत डाउन रहती भी, मैं नहीं करके आई, परंतु कुछ एक चीजें हैं जो मैंने तुम्हें कराई है, वो मैं थोड़ा सा तुमसे पूछना चाहूंगी। केरल मेरे बच्चे, केरल के एक दिन हमने त्योहार किए थे, किसी बच्चे को याद हो? 14 जनवरी को यहाँ कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कोई बच्चा बता सकता है? केरल में 14 जनवरी के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? अब पीछे जाएंगे सारे, जहां दे लिखा है पता नहीं कहाँ लिखा, तुमने बता रही नहीं पता है? तुम पढ़ते हो डेली तो पता चलता ना तुमने कहाँ लिखा है। राहुल बता सकता है? पहले ये बता दे, तुम यहाँ क्या मनाया 14 जनवरी वाले दिन, क्या मनाया बता दे। राहुल है? अरे मेरी बात सुन ले, 14 जनवरी वाले दिन तुमने क्या किया है मेरे बच्चे? इसके साथ एक घटना और जोड़ना चाहूंगी, तुम्हारे अगर याद हो, 14 जनवरी शायद 2014 को, 14 या 13 जनवरी, थोड़ा सा ये मेरे को भी थोड़ा सा डाउट है, तो मैंने दोनों तारीखें लिख दी है, 13 और 14 जनवरी 2014 किसकी स्थापना की गई है? ये बता दो बस, ये लास्ट है। बताओ। चलो पहले तो इसका देखो मेरे बच्चे, हाँ सही है, पूनम जो बोल रही है वो सही है। गोरखपुर में मेरे बच्चे, गोरखपुर कौन सा रे? फतेहाबाद वाला मैडम, कौन सा रे? फतेहाबाद वाला। कौन सी 13 जनवरी है या 14 जनवरी है मेरे बच्चे? 13 जनवरी 2014 को इसकी क्या की थी? स्थापना की थी, नींव रखी थी। किसने रखी थी मेरे बच्चे? कौन सा इस्पात से अंतर है? परमाणु से अंतर है? परमाणु से अंतर की स्थापना की, परमाणु से अंतर जो है मेरे बच्चे किसने? पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे?
डॉक्टर है मनमोहन सिंह। अब इसका आ जाओ मेरे बच्चों, मकर विलक्कू मेरे बच्चों, मकर है विलक्कू, विलक्कू है ना, हाँ मकर विलक्कू। एक मिनट में ये डाल देती हूं, मकर विलक्कू। ये मैंने एक दिन तुम्हें बताया था, किसी बच्चे को ध्यान हो तो मकर विलक्कू को बताया। 14 जनवरी को केरल में जो त्योहार, अब मकर संक्रांति बनाते हैं। अब तुम्हें पता होगा छोटे छोटे कार्टून से मकर मकर कक्कर मकर ऐसे करके थोड़ी सी वो जो है बोल रहे थे, तो वो तो तुमने घना ही सुन लिया होगा मेरे बच्चों, परंतु इसकी बात नहीं सुनी। इसका जो है मेरे बच्चों, इसके दिन मैंने तुम्हें बताया यहाँ एक पूजा होती है, वो पूजा का नाम क्या दिया था, मैंने कहा इसकी पूजा का नाम दिया गया मकर विलक्कू, जो कहाँ होती है, सबरा कौन से मंदिर में होती है मकर विलक्कू त्योहार, जो कौन सा मंदिर, अरे जिन्होंने राम को बेर खिलाए थे, हाँ सबरी माता मंदिर में, जहां राम को झूठे बेर खिलाए ऐसे कहते हैं, तब वहां कहते वे झूठे नहीं थे, प्रेम था। ये बात तुम जानते हो। तो कौन सी पूजा शुरू की है मेरे बच्चों, कौन सी पूजा, नाम बताओ रे, मंडल पूजा, मंडल पूजा याद रखना मेरे बच्चों। और यहाँ कुछ और त्योहार बताए थे, केरल के विशु हो गया, ओणम हो गया, और पोंगल हो गया, और कौन सा हो गया, अटुकल पोंगल हो गया। ये कुछ त्योहार हैं, तो मैंने कहा तुम ऐसे साथ साथ पढ़ते जाओ, तो कुछ एक है, एक अटुकल पोंगल भी है, लिख लेना, ये त्योहार पूछ लेता है तुमसे। ये लिखाए थे मैंने मेरे बच्चे एक दिन में, मेरे को याद है। तो एक नया क्वेश्चन हो गया, गोरखपुर वाला याद रख लेना। गोरखपुर जिसकी स्थापना मेरे बच्चों 13 जनवरी 2014 को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। गोरखपुर कौन सा मेरे बच्चों, फतेहाबाद वाला, एक यूपी में भी पड़ता है, ये भी याद रखना, और जो है हरियाणा में, ठीक है। अरे क्लियर है, चलो थैंक यू भाई।